सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, आप लोगों के बीच बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल बिहार सचिवालय सहायक भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर हाजिर हुए। इससे पहले कि गाइज, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए एवं कमेंट जरूर करें कि आपने कितना स्कोर किया है एवं आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पर जो बोल रहा है कि रतौंधी की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी की बात करूं तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है एवं इसके कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाती है। विटामिन सी की बात करूं तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है एवं इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी की बीमारी होती है तथा इसका रासायनिक नाम थायमीन है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का सभी गुण जो परिवर्तित होते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों एंटासिड के निर्माण में किया जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है, इसलिए इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से अधिक होता है। तो ये अवतल दर्पण में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवर्धन क्षमता अगर धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा एवं आवर्धन क्षमता ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच होता हो। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न, अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। तो ये KNO3 का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनमें यह जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है एवं यह प्रबल अम्ल होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जा सकता है KNO3 का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवणीय घोल है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। Na2CO3 जो कि एक दुर्बल अम्ल कार्बनिक अम्ल द्वारा बनता है। अगला प्रश्न, C6H12O6 के लिए 180 ग्राम में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं। तो 36.132 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या जो कि N × एवोगाड्रो × एक अणु में संख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है। तो यह है द्रव्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दूध पायस का उदाहरण है जो कि द्रव में द्रव का परिक्षेपण है। अगला प्रश्न, S उपकक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक वामवर्त एवं एक दक्षिणावर्त में होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। S उपकक्षा का आकार जो कि गोलाकार होता है। अगला प्रश्न, Na2H2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो +2 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रदर्शित करेगी। तो करेगा CgM। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम जो कि विद्युत धनात्मक होते हैं और वे आसानी से इलेक्ट्रॉन भी खो देते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया CgM से बहुत कम होती है। अगला प्रश्न, एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए। तो ये
पुनर्चक्रण होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक डीसी जो कि डायरेक्ट करंट जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं फ्राडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। फ्राडे के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युतवाहक बल के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का प्रयोग होता है, जबकि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग का प्रयोग होता है। स्लिप एवं स्लिप। अगला प्रश्न, नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, NaOH, जो कि यह प्रकृति में क्षारीय होता है तथा कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न रूपों में किया जाता है: लुगदी और कागज़ के निर्माण करने में, वस्त्र उद्योग में, पेयजल उद्योग में, कपड़े प्लास्टिक के चादर तथा साबुन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं विरिसन हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और स्त्राव करती है? तो ये लेडिंग कोशिकाएं के द्वारा संश्लेषण और स्त्राव होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक लिब्यूल्स में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है, जिनमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। पुरुष जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिससे अंत में शुक्राणु बनते हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं रोगाणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। अगला प्रश्न, एक पदार्थ एक स्वाद में कड़वा और साबुन जैसी अनुभूति देता है, यह पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स के बारे में सत्य है? तो कथन है एक्स क्षारक भी है और क्षार भी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह क्षारक जो जल में घुलनशील होता हो उसे हम क्षार कहते हैं। क्षार के गुण भी हैं, जो कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये छूने पे चिकने और साबुन जैसे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जल में विलय क्षारकों को क्षार कहते हैं एवं इसका pH मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न, पीलिया जो कि जॉन्डिस डैश के कारण हो सकता है? तो ये विषाणु वायरस के कारण हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीलिया जो कि यह एक असंक्रामक रोग है, जिसमें यकृत प्रभावित होती है, लीवर प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, कौर कोशिकाएं डैश की उपस्थिति के कारण जलरोधी होती है? तो यह सुबेन के कारण जलरोधी होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौर कोशिकाएं की दीवारें जो कि कार्बनिक पदार्थ से मोटी होती है। क्यूटीन जो कि एक मोम जल विकर्षक पदार्थ है, यह पौधे के झल्लों में पाया जाता है। लिग्रीन जो कि ये कार्बनिक बहुलक है, यह कुछ विशिष्ट कोशिकाओं जैसे स्क्लेराइकाइमा की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। सेलुलोज जो कि यह ग्लूकोज की दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना एक पॉलीसेकेराइड है। अगला प्रश्न, और वस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित किया गया था? तो ये वायवीय, जलीय और स्थलीय में विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैरोलसनियस ने प्राणियों को 2 समूह में बांटा है, स्वपोषी और विषमपोषी। अगला प्रश्न, दिए गए चित्रों में से कौन से दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आँख की स्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि चित्र ए और चित्र बी दोनों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आँख की स्थिति को दर्शाता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, जब वस्तु अनंत पे होता हो और प्रतिबिंब नेत्र जो कि चित्र ए के अनुसार दिख रहा है। जब वस्तु निकट बिंदु पर होता हो तो प्रतिबिंब नेत्र पर चित्र बी के अनुसार बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं छोटा बनता है। अगला प्रश्न, साधारण नमक, चौक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा होगा? तो ऊर्ध्वपातन, जल में विघटन,
निस्यंदन, वाष्पीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कपूर, साधारण नमक और चॉक पाउडर के मिश्रण का उद्योपादन करते हैं। कपूर वाष्पीकृत हो जाता है तथा मिश्रण में साधारण नमक और चॉक पाउडर बचता है, जिसका जल में विघटन होता है। जल में विघटन करने पर अप्राप्त पदार्थ को छान लेते हैं, जिससे चॉक पाउडर अलग हो जाता है और अंत में वाष्पीकरण विधि द्वारा जिससे साधारण नमक प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है? तो विधि है एनोडीकरण और गैल्वेनीकरण, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में लोहे पर दस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाया जा सकता है। एनोडीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिया द्वारा धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाकर जंग को रोका जाता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में टिन और लेड धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। एवं थर्मिट प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच विस्थापन प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया का उपयोग रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे? तो बनाएंगे रेत और नींबू का रस, विषमांगी मिश्रण। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साधारण नमक और नींबू का रस ये सजातीय मिश्रण हो जाएंगे। पानी और नींबू का रस आपका भी ये सजातीय मिश्रण हो जाएंगे। साधारण एवं नींबू का रस ये भी आपका सजातीय मिश्रण हो जाएंगे। वैसे विजातीय मिश्रण की बात करूं तो वे मिश्रण जिनमें पदार्थ अलग अलग होते हैं और पदार्थ दूसरे पदार्थ में छोटे कणों, बूंदों या बुलबुले के रूप में फैल जाते हैं, उसे हम विजातीय मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्माक्षेपी की बात करूँ तो इसमें अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं प्राकृतिक गैस का जलना, वनस्पति द्रव का खाद में परिवर्तन, हवा में मैग्नीशियम रिबन का जलना। अगला प्रश्न, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली या वाले से बचाती है, तो ये पराबैंगनी किरणों को बचाती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत जो कि समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन अणुओं की एक परत होती है जो 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। एक्स किरण का उपयोग शरीर के अंदर ऊतकों और संरचनाओं की छवियों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है, आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए के कुछ कार्य हैं इस प्रकार हैं, आनुवांशिक सूचनाओं का परिवहन करता है, कोशिका विभाजन के दौरान इसका समान वितरण होता है, इसके कारण परिवर्तन होता है या विभिन्नताओं और उत्विकास का प्रमुख स्रोत है, या कोशिकीय उपाचय में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, मिट्टी एक डैश है, तो मिट्टी मिश्रण है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मिश्रण है कार्बनिक पदार्थों, खनिजों, गैसों, तरल पदार्थों और जीवों का मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक होते हैं जो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते। यौगिक वैसा पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु एक साथ जुड़ते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं या उन्हें साझा करते हैं। मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। तत्वों जो कि एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, इसका भौतिक या रासायनिक साधनों से सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बोल रहा है कि मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, बिल्कुल नहीं किया था।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया गया था एवं उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, धमाल नृत्य राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य हैं, ये कौन से राज्य से हैं? तो ये हरियाणा के हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये गुरुग्राम क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जिसमें अहीरों का निवास है। वे धमाल धुनों की आवाज़ के साथ गाते और नाचते हैं। गरबा, जो कि ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा के साथ डांडिया, रस। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पैंथी, पांडवानी, बोडामती, चंदनानी आदि प्रसिद्ध नृत्य हैं एवं बिहार की प्रसिद्ध नृत्य डुमकच, झिझिया, कर्मा, सामा चकेवा आदि प्रसिद्ध नृत्य हैं। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो बोल रहा है कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत है। झांसी में जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, लेकिन झांसी में हिरोज की सेना ने पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंची थी। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? तो है संविधान, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा निरस्त किया गया था, ये कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस हॉर्नबिल त्योहारों का आयोजन 1 से 10 दिसंबर के बीच किया जाता है। त्रिपुरा, जो कि खर्चो पूजा हर साल जुलाई अगस्त में आयोजित की जाती है। त्रिपुरा में खर्चो पूजा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा कथन गलत है? तो बोल रहा है कि व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये कथन गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, 30 वर्ष नहीं। अनुच्छेद 58 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए वो भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, न तो लाभ और न ही हानि की स्थिति को डैश कहा जाता है, तो इसे हम लाभ अलाभ की स्थिति कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये वो है केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो संविधान के मूल ढांचे में आते हैं वो संविधान की सुरक्षितता है, संविधान के संघीय स्वरूप है, संसदीय प्रणाली है, विधि का शासन है एवं न्यायिक समीक्षा इत्यादि है। अगला प्रश्न, जिला परिषद के लिए सदस्यों की संख्या कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का आवंटन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करता है? तो ये 50,000 की संख्या पर जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिला परिषद की संरचना जो कि इस प्रकार है, जिले की सभी पंचायती समितियों के प्रमुख, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो उस जिला के अंतर्गत आते हैं,
लोकसभा राज्य विधानसभा के सदस्य जो उस जिला के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो बोल रहा है कि गंडक नदी को नेपाल में सरपो भी कहा जाता है, यह कथन गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानों में नड़ायनी और सप्तगंडकी कहते हैं। त्रिशूली और मांडी नदियाँ गंडक की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो हो जाएगा मकालू, धौलावीरा, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। मकालू की ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई 8,881 मीटर है। धौलावीरा की ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,078 मीटर है तथा नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी को डैश लिपि में है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषाओं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये 2006 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचंड झोंके और भारी वर्षा के साथ आने वाले स्थान केंद्रित तड़ित झंझावत को काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? तो ये चोल वंश शासन किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 9वीं शताब्दी में चोल वंश का उदय हुआ था। अगला प्रश्न, इस वंश का संस्थापक, जो कि चोल वंश की बात कर रहा हूँ, इस वंश का संस्थापक विजय वल्लया, जो कि 850 से 70 ईस्वी तक, जिसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश में भूमिज उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। चोल काल, जो कि 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। एलोर के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। अगला प्रश्न, पुन्नई, चिन्नई, शिवानंदम और वडुवेलु बंधु भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथकली, जो कि अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। कुचिपुड़ी, जो कि ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक कुचिपुड़ी गांव है। भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, उड़ीसी लोक नृत्य, जो कि उड़ीसा की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जीवोम है? तो है नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बायोम, जो कि जियोम, आपका पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र बायोम कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किस कारक पर आधारित नहीं है? तो ये निवल घरेलू उत्पाद सूचकांक पे आधारित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के लिए मानव विकास संदर्भ में तीन मूलभूत आयातों पे मापा जाता है। वो है जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष, जो कि शिक्षा का औसत वर्ष, एवं जीवन स्तर, जो कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। भारत में प्रथम राष्ट्रीय में मानव विकास सूचकांक 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न, उत्पादन लागत में डैश शामिल नहीं होता? तो उत्पादन लागत में कच्चा माल शामिल नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध इनमें से किस वर्ष समाप्त हुआ था?
तो 1865 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक दिव्यांग समिति का गठन किया गया था? तो ये जस्टिन लोढ़ा समिति के सिफारिश के आधार पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 ईस्वी में घटित हुई थी? तो घटना है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी एवं गांधी जी के द्वारा अभियान चलाया गया था। आंदोलन का नाम दिया गया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो वह स्तंभ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्यकालीन कला जो कि 2 भागों में विभाजित किया गया था, राजकीय कला एवं लोक कला। राजकीय कला में राजरक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया है, जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि। लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिभाएं, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डेंस ग्रिड पैटर्न में सुनियोजित किया गया था। तो ये आयताकार ग्रिड पैटर्न में सुनियोजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पे स्थित है एवं हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई थी। अगला प्रश्न, रेलवे द्वारा महिला यात्री सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई थी? तो मेरी सहेली की पहल की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांग्लादेश से है? तो जनजाति है चकमा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि चकमा बांग्लादेश के चटकाव पहाड़ी क्षेत्र का सबसे प्रमुख समुदाय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 जीतने वाली प्रथम भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है? तो है सौरव घोषाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाज विज्ञानियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का सूचक नहीं है? तो है शुद्ध पेयजल की प्राप्यता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ है? तो ये राजतंत्र का अंत हुआ है, राजतंत्र सरकार का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और बिहुअर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। एलन मुखर्जी जो कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार जो कि चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। HVR आलंकर जो कि संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। संविधान सभा ने हाथी का प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न, कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपातिक हो तो उस वस्तु में डैश है? तो उस वस्तु में एक समान त्वरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था? तो ये गैलियम के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नकदी के अतिरिक्त मनसबदारों को मिलाने वाला वेतन डैश कहलाता है? तो ये जागीर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा अस्थायी समितियों का गठन करती है। निम्न में से कौन इस समिति के अंतर्गत नहीं आता? तो औद्योगिक प्राधिकरण समिति नहीं आता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निम्न स्थायी समितियों का गठन करती है, जो कि योजना समन्वय एवं वित्त समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति तथा लोक निर्माण समिति। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी हिमालय की बृहत्तम पर्वत श्रृंखला है?
तो है शिवालिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालय और लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में संघनन तब होता है जब तापमान उच्चांक पर पहुंच जाए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं। आर्द्र वायु के ठंडा होने से संघनन होता है। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम उष्मांक कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ECI जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनाव के आयोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। अगला प्रश्न, ऑप्शन जो कि ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1973 ईस्वी में डैश राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया है। तो मैसूर नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबजों में एक बीजापुर जो कि कर्नाटक का गोल गुंबज है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को इनमें से क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है कार्टोग्राफी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोपोग्राफी जो कि गृह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह उपग्रह सतह के आकार व आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। टोपोग्राफी। फिजियोग्राफी की बात करूँ तो धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या या अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फिजियोग्राफी। अगला प्रश्न, ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते। तो विश्व बैंक शामिल नहीं होते। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना। इसका मुख्यालय जो कि वाशिंगटन DC है एवं वर्तमान में विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न, UNDP की 2020 ईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो ये 131वां रहा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। UNDP जो कि गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु संबंधित कार्य हैं। UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली बार 24 अप्रैल 2010 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं एवं 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती एवं विश्व वैमानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की अवधारणा की अनुशंसा इनमें से किस समिति द्वारा की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे पंचायती राज की अवधारणा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति की गठन 1977 में की गई थी। पुंची समिति की स्थापना केंद्र राज्य संबंधी की नई समस्याओं की जांच करने के लिए की गई थी। पंचायती राज की बात करूं तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नगौर जिलों में किया था। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत हमेशा 10 से कम रहा है। तो यह 15% से कम रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोकसभा में अधिकतम महिला सांसद भेजती है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी एवं
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुष में गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में आरंभ किया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 9 अगस्त 1942 को शुरुआत किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। सविनय आंदोलन 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी एवं खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न, चौसा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बोल रहा है कहते कि यह 1559 ईस्वी में हुई थी, ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को परास्त किया था। सॉरी गाइस, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पटना शहर की स्थापना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला लाजपत राय के संबंध में सही नहीं है? तो उनका जन्म 1855 में हुआ था, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था एवं यह गर्म दल के नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक प्रदर्शन में भाग लिए थे एवं जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए एवं इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई थी एवं इनकी पुस्तक भी है अनहैप्पी इंडिया। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, बेलूर में होलेश्वर मंदिर किस शैली के मंदिर का उदाहरण है? तो ये बेसर शैली मंदिर का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही नागर शैली ये कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि नागर शैली का उदाहरण है एवं द्रविड़ शैली जो कि मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। तो गाइज फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।